सुप्रभात छात्रों, मैं हिंदी अध्यापक पुष्पेंद्र सर आपका एमएलपी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 9th हिंदी व्याकरण समास के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व में जैसे मैंने समास के बारे में पढ़ाया भी था, सामान्य तौर पर उनका परिचय भी दिया था। समास के बारे में मैंने बताया था इसके 4 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के 2 उपभेद भी होते हैं। तो पूर्व में मैं इस बात को पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को बता चुका हूँ। पहले मेरे लेक्चर को देखकर आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। आज हम शुरुआत करते हैं बहुब्रीहि समास से, जहाँ समस्त पद में आए दोनों ही पद गौण होते हैं। गौण का अर्थ हुआ कि ना तो पहले पद का अर्थ हुआ कुछ, ना छोटे का अर्थ दूसरे का अर्थ हुआ। गौण का अर्थ हुआ छोटा, और ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में कहते हैं, बताते हैं, और यह तीसरा पद ही प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। ना तो पहले पद ने अपने बारे में बताया नील ने, ना दूसरा पद है कंठ, ना उस कंठ ने अपने बारे में बताया, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बता रहे हैं। नीला है कंठ जिसका, इसका विग्रह हुआ, और इन दोनों ने मिलकर बताया शिव के बारे में। तो अगला उदाहरण हमारा पीतांबर, पीला है अंबर जिसका। अंबर कहते हैं वस्त्र को, अंबर कहते हैं कपड़े को, अंबर कहते हैं आकाश को। तो यहाँ पर कपड़े से अर्थ लिया, वस्त्र से लिया कि पीला है अंबर जिसका। श्री कृष्ण के बारे में बताया कि जिसने पीले वस्त्रों को धारण किया हुआ है। दशानन, 10 है आनंद जिसके, रावण के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके। ना तो 3 ने अपने बारे में बताया, ना लोचन ने अपने बारे में बताया, बल्कि दोनों मिलकर उसके बारे में बता रहे हैं जिसके 3 आँख होते हैं, जिसके 3 लोचन होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि संख्यावाची के बारे में पहले भी आपको बताया था, फिर एक बार और बताया जा रहा है। जब पहला पद संख्यावाची हो और समूह का बोध कराए या हो तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। अगला समास है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं, कोई भी पद गौण नहीं होता, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें बीच में समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। जैसे और जो आए, और का लोप यहाँ पर हो जाता है। अब आगे हम इसके उदाहरण के बारे में देखते हैं। इसके बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन यहाँ पर समय के अभाव में, या कहें कि वीडियो के लिहाज से अगर देखा जाए तो हमने केवल 3 उदाहरणों को लिया है। माता पिता, माता और पिता, द्वंद्व समास का यहाँ पर उदाहरण रहेगा। दूध दही, दूध और दही, द्वंद्व समास का ये उदाहरण रहेगा। आटा दाल, आटा और दाल, ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास के बारे में बात करते हैं। जिस समास का प्रथम पद यानी पहला पद पूर्व पद अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रति, दिन दिन। आजन्म, आ, यहाँ पर उपसर्ग रहेगा और विग्रह रहेगा जन्म से लेकर। एकाएक, एकाएक का यहाँ पर अर्थ रहेगा अचानक, अकस्मात। दिनों दिन, कुछ ही दिन में। द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में समस्त पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष है, परंतु बहुब्रीहि समास में पूरा समस्त पद विशेषण का काम करता है। अब कुछ ऐसे उदाहरण देखे जा सकते हैं जिनको विग्रह के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। जिसका जैसा विग्रह वही उसका समास। चतुर्भुज शब्द है, 4 भुजाओं का समूह। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो यहाँ पर द्विगु समास रहेगा। और 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, जब ये विग्रह हम करेंगे तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास का ये बोध कराएगा। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह जहाँ पर होगा वहाँ द्विगु समास रहेगा। 3 नेत्र हैं जिसके, जब ये बोध कराया जाए, अर्थात शिव के बारे में जब बताया जाएगा तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास रहेगा। अब बात करते हैं हम कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर की। कर्मधारय समास, इस समास में एक पद विशेषण या कहें कि उपमान और दूसरा पद विशेष या कहा जाए कि उपमेय होता है। जैसे पीतांबर, पीत विशेषण हुआ
और अंबर विशेष्य। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बहुब्रीहि समास के बारे में यहाँ पर बताएंगे। तो बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है तथा दोनों पदों के अर्थों से अलग अर्थ प्रकट होता है। ना तो पहले पद ने अपने बारे में बताया, ना दूसरे पद ने अपने बारे में बताया, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। पीतांबर उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। पीत हुआ पीला रंग, पीले कह दें या पीला रंग कह दें, है अंबर, अंबर कहते हैं वस्त्र को, जिसके अर्थात जिसके पीले वस्त्र हों, ऐसा कौन है? श्री कृष्ण है। कमल नयन, कमल के समान नयन हैं जिसके, अर्थात विष्णु। अब विशेष पहचान के लिए मैंने बताया था कि बहुब्रीहि समास के दोनों पद किसी तीसरे के बारे में ही बताते हैं, अपने बारे में नहीं बताते। अर्थात जिसमें दो पद रहेंगे, पहला पद और दूसरा पद, पहले वाला पद पूर्व पद कहलाता है, बाद वाला पद उत्तर पद कहलाता है। तो ना तो पूर्व पद अपने बारे में बताता है, ना उत्तर पद अपने बारे में बताता है। वहाँ दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बताए, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। कर्मधारय समास और द्विगु समास में अंतर। कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा उसका विशेष्य होता है, परंतु द्विगु में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद उसका विशेष्य होता है। नीलांबर, नीला अंबर, अंबर भी यहाँ पर वस्त्र को भी कहते हैं और यहाँ पर आसमान को भी कहते हैं। ये कर्मधारय का उदाहरण है। परमानंद, परम आनंद, ये भी कर्मधारय का उदाहरण रहेगा। त्रिफला, तीन फलों का समूह। द्विगु, चतुर्वर्ण, चार वर्णों का समूह या चार रंगों का समूह, ये भी यहाँ पर द्विगु का उदाहरण रहेगा। एक बार हम पढ़े हुए उपविषयों की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों का मेल समास कहलाता है। पदों के मेल से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। सामासिक पद को, यानी पूर्व पद और उत्तर पद से बना हुआ जो पद होता है वो सामासिक पद कहलाता है। सामासिक पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया या अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। आपका होमवर्क रहेगा, गृह कार्य रहेगा। प्रश्न 1, समास की परिभाषा दीजिए। प्रश्न नंबर 2, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? पढ़ाए गए उपविषय का छात्र अध्ययन करें व विचार विमर्श करें। धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।